हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे JWT का कॉन्सेप्ट चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि JWT क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है, सेशन और JWT में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखी थी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ JWT। भाई आपको पता है हमारे पास जो JWT टोकन होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। तो वो जो तीन चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनका क्या काम होता है, क्या पर्पस होता है, और वो जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका इन दी एंड फ्लो क्या बनता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस लेक्चर में बताऊंगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि भाई देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है प्रैक्टिकली। तो आपने इसको एंड तक वॉच करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल के ऊपर मैं लेके आने वाला हूं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ JWT टोकन, मतलब जेसॉन वेब टोकन। तो भाई देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करना चाह रहा हूँ कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, ठीक है, उसको आपने लाजमी वॉच करना है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन कौन सी चीजें देखी थी, हमने वहां पे देखा था व्हाट इज JWT, ठीक है, और फिर हाउ JWT वर्क्स, और फिर देखा था सेशंस वर्सेस JWT, और उसके बाद JWT ऑथराइजेशन, और फिर हमने लास्ट में देखा था हाउ डज JWT लुक लाइक। तो ये सारी चीजें हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस लेक्चर लाजमी वॉच कर लो, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं यही मान के चलूंगा कि आपने प्रीवियस लेक्चर वॉच कर लिया है। ठीक है, तो आगे आ जाओ। तो भाई देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब मैंने आपको JWT समझाया था तो मैंने आपको उसका एक डायग्राम से समझाया था, जिसके अंदर क्या था कि भाई सपोज करो ये हमारा यूजर है, ठीक है, ये हमारी वेब ऐप को एक्सेस करना चाह रहा है जो कि वेब सर्वर के ऊपर है। तो यूजर क्या करेगा, ऑथेंटिकेट होगा, मतलब लॉगिन होगा या कोई ना कोई डेटा प्रोवाइड करेगा, किसको, अपनी वेब ऐप को, सर्वर को। तो जब वो ऑथेंटिकेट करेगा, ठीक है, लॉगिन करेगा या डेटा प्रोवाइड करेगा, तो वेब सर्वर क्या करता है, वेब सर्वर आपको एक JWT टोकन बना के क्लाइंट को वापस क्या करता है, सेंड करता है। और वो जो JWT है उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वो एक साइंड डॉक्यूमेंट होता है, एक साइंड पेपर होता है। और वो डॉक्यूमेंट साइंड क्यों होता है, ताकि उसकी जो सिक्योरिटी है, ऑथेंटिसिटी है, वो इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो ये इसका एक पॉइंट है। तो मतलब आप समझ लो कि ये जो साइन होता है ना इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस JWT के अंदर, जिसको हम सिग्नेचर कहते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ही इसकी सिक्योरिटी बढ़ाता है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। देखो जब क्लाइंट को वो JWT रिसीव हो जाता है, वो जो साइन डॉक्यूमेंट होता है वो रिसीव हो जाता है, तो उसके बाद वो जो क्लाइंट होता है वो जब दोबारा रिक्वेस्ट करेगा हमारी वेब ऐप में, हमारे वेब सर्वर को, तो वो जो साइन डॉक्यूमेंट है वो रिक्वेस्ट के साथ जाएगा, जिससे हमारे वेब सर्वर को पता चलेगा कि भाई हाँ ये ऑथराइज यूजर है। और आपको मैंने बताया था कि जो JWT होती है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी जेसन वैल्यू होती है, मतलब वो वैल्यू जो क्लाइंट ने फर्स्ट टाइम हमारे वेब सर्वर को पास किया होता है। मतलब जो डेटा होता है वो डेटा एक्चुअल इस JWT टोकन में होता है विद सिग्नेचर। तो जब वेब सर्वर ने क्लाइंट को ये JWT टोकन दे दिया तो उसके बाद क्लाइंट जितनी भी रिक्वेस्ट करेगा वो JWT को रिक्वेस्ट के साथ पास करेगा वेब सर्वर को। ठीक है, ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको साइंड डॉक्यूमेंट बताया था ना, ये हमारी एक्चुअल JWT में किस तरह से नजर आता है। मतलब वो जो साइंड डॉक्यूमेंट होता है ना, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो साइंड पेपर होता है, वो एक्चुअल में पेपर नहीं होता। मतलब जब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो प्रैक्टिकली जो हमारे पास ये JWT दिखता है वो कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल में मैंने आपको ये बताया था कि भाई एक साइन डॉक्यूमेंट होता है जो कि सर्वर क्लाइंट को पास करता है, और फिर क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट करेगा दोबारा सर्वर को तो वो ये वाला जो साइन डॉक्यूमेंट होता है वो पास करता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये साइन डॉक्यूमेंट होता क्या है, यहाँ पे देखो ये जो साइन डॉक्यूमेंट होता है ना वो बेसिकली कुछ इस तरह की आपके पास एनकोडेड स्ट्रिंग होती है। मतलब ये जो लेफ्ट साइड पे आपको साइन डॉक्यूमेंट है ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया था, लेकिन एक्चुअल में जो सर्वर क्लाइंट को JWT टोकन पास करता है ना वो होता है आपका ये एनकोडेड स्ट्रिंग। और इस स्ट्रिंग को एनकोड कैसे किया जाता है, इसको एनकोड किया जाता है, हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है, आप इसको एल्गोरिथम भी कह सकते हो, जो कि है बेस64 एनकोडिंग। इसका मतलब जो भी डेटा हमने क्लाइंट से सर्वर पे पास किया होता है, सर्वर क्या करता है
उसका एक JWT टोकन बनाता है, उसे एनकोड करता है, और जब वो एनकोड हो जाता है हमारा JWT, तो वो JWT कुछ इस तरह का हमें नजर आता है। इसके अंदर आप देखो, ये आपको जस्ट एक रैंडम स्ट्रिंग नजर आ रही होगी जिसके अंदर अपर केस कैरेक्टर्स हैं, लोअर केस हैं, नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं, जिस तरह से अंडरस्कोर है। तो यही होता है हमारे पास बेसिकली हमारा JWT टोकन। मतलब ये साइन डॉक्यूमेंट नहीं होता, JWT टोकन कुछ इस तरह का नजर आता है। ये वही टोकन है जो कि सर्वर पास करता है क्लाइंट को, और फिर क्लाइंट पास करता है सर्वर को आगे की रिक्वेस्ट के अंदर। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझाना चाह रहा हूँ। बहुत सारे यूजर्स को पता होगा लेकिन बहुत सारे यूजर्स को नहीं पता होता कि एनकोडिंग और डिकोडिंग हम किसे कहते हैं। ठीक है, इसको समझो क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे मेरा डेटा है, ठीक है, मेरा नेम है, एज है और जेंडर है। अब मैं चाह रहा हूं मुझे इसको एनकोड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक एनकोडिंग मैकेनिज्म यूज करूंगा। ठीक है, तो जब मैं इस डेटा को एनकोड करूंगा, मतलब इसकी एनकोडिंग करूंगा, तो ये डेटा एनकोड होने के बाद मुझे कुछ इस तरह की स्ट्रिंग के अंदर नजर आएगा। इसका मतलब ये जो मेरा डेटा है ना, इसी को अब रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये एनकोडेड स्ट्रिंग। और ये जो मैं एनकोडिंग करूंगा अपने डेटा की, एक्चुअल डेटा की, ये जो एनकोडेड स्ट्रिंग के अंदर मैं एनकोडिंग करूंगा, ये हम कैसे करते हैं, बेस 64 एनकोडिंग मैकेनिज्म की मदद से। ठीक है, तो यहां पे देखो होता क्या है कि जब आपका क्लाइंट सर्वर को डेटा पास करता है, तो सर्वर क्या करता है, आपका जो डेटा होता है ना, जो आपने पास किया था क्लाइंट से सर्वर को, तो सर्वर क्या करता है, आपके डेटा की एनकोडिंग करता है, और एनकोडिंग करने के बाद कुछ इस तरह की एनकोडेड स्ट्रिंग जनरेट करता है। और ये एनकोडेड स्ट्रिंग जनरेट करने के बाद सर्वर आपके क्लाइंट को वापस रिटर्न कर देता है। और उसके बाद मैंने क्या बताया था कि क्लाइंट जब आगे की रिक्वेस्ट करेगा तो वो यही एनकोडेड स्ट्रिंग मतलब टोकन फॉरवर्ड करेगा किसको, आपके सर्वर को। तो फिर सर्वर क्या करेगा, आपकी इस स्ट्रिंग को डिकोड करके चेक करेगा। ठीक है, तो डिकोड कैसे करते हैं, यहां पे देखो, ये एनकोडेड स्ट्रिंग है ना, इसको डिकोड किया जाएगा, मतलब इसकी डिकोडिंग की जाएगी। तो जब इसकी डिकोडिंग हो जाएगी तो हमें एक्चुअल डेटा जो था वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको डिकोडेड डेटा भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो हम डिकोडिंग करेंगे ना, उसके लिए भी ये सेम मैकेनिज्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं बेस 64 डिकोडिंग। मतलब ये जो बेस 64 एल्गोरिथम है ना, इसके थ्रू आप एनकोडिंग भी कर सकते हो और डिकोडिंग भी कर सकते हो। और एक बात बताता जाऊं कि ये एनकोडिंग और डिकोडिंग आप ऑनलाइन बड़ी आसानी से कर सकते हो, मतलब कोई भी कर सकता है। ये चीज ओपन सोर्स है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी इसका करके दिखाता हूं। मतलब एनकोडिंग और डिकोडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे समझाता हूं JWT का स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, यहां पे देखो, मैंने आपको बताया था ना, जो हमारा JWT टोकन होता है वो कुछ इस तरह का नजर आता है, मतलब जो कि एक एनकोडेड स्ट्रिंग होती है। तो ये जो एनकोडेड स्ट्रिंग होती है ना, ये 3 पार्ट्स के अंदर मुश्तमिल होती है। मतलब इस एनकोडेड स्ट्रिंग्स को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो होता है आपका हेडर, दूसरा होता है आपके पास पेलोड, और तीसरा होता है आपके पास सिग्नेचर। ठीक है, अभी इसको वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा कि ये हेडर क्या होता है, पेलोड क्या होता है, सिग्नेचर क्या होता है, इनकी वर्किंग क्या होती है, मतलब इनका पर्पस क्या होता है, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास टोकन है, ठीक है, जिसको मैं JWT टोकन कह रहा हूँ, जिसको आप एनकोडेड स्ट्रिंग भी कह सकते हो। मैंने क्या बताया, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, मतलब 3 चीजों से मिलकर आपका ये JWT टोकन का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है ना स्ट्रिंग, इसको हम कहते हैं हेडर। मतलब ये पहला पार्ट हो गया हमारे JWT के स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, जो पर्पल कलर में आपको स्ट्रिंग नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं पेलोड। और फिर उसके बाद ये जो आपको लास्ट में एक टेक्स्ट नजर आ रहा है स्काई ब्लू कलर का, इसको कहा जाता है सिग्नेचर। पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो JWT टोकन है ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, और ये रेड वाला पार्ट हेडर कहलाता है, पर्पल वाला पार्ट आपके पास पेलोड कहलाता है, और स्काई ब्लू वाला पार्ट सिग्नेचर कहलाता है। ठीक है, और एक बात याद रखना कि ये जो इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 चीजें हैं, मतलब 3 किस्म की स्ट्रिंग है, ये एक डॉट से, मतलब पीरियड सिंबल से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। मतलब देखो, पहले हेडर वाली स्ट्रिंग है, फिर उसको सेपरेट किया गया डॉट से, पीरियड सिंबल से। फिर पेलोड की स्ट्रिंग है, उसको फिर सेपरेट किया गया यहाँ पे किससे, सिग्नेचर से। कौन से सिंबल की मदद से, पीरियड भी कह सकते हो, या फुल स्टॉप या डॉट भी कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो, आप समझ लो कि जो JWT स्ट्रक्चर होता है ना, ये 3 लेयर्स के ऊपर होता है। ठीक है, टॉप लेयर कहलाती है हेडर, ठीक है, और उसके बाद जो सेंटर लेयर होती है वो होता है पेलोड, और फिर जो सबसे बॉटम पे होता है वो कहलाता है आपका सिग्नेचर। मतलब इन तीनों चीजों की मदद से हमारी वो एनकोडेड स्ट्रिंग, हमारा वो JWT टोकन क्या होता है, तैयार होता है। और फिर जब हम उसे डीकोड करेंगे, मतलब वो जो एनकोडेड स्ट्रिंग डीकोड करेंगे, तो उसके बाद हमें ये तीनों चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर आगे आ जाओ।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया था, जब क्लाइंट फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट भेजता है, डेटा भेजता है किसको, सर्वर को, तो सर्वर क्या करता है, उस क्लाइंट को सबसे पहले ऑथेंटिकेट करेगा, और ऑथेंटिकेट करने के बाद वो क्या करेगा, JWT बनाएगा, और JWT बनाने के बाद वो वापस क्लाइंट को पास कर देगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, वो जो सर्वर है जब वो JWT बनाता है तो वो कैसे बनाता है, यहाँ पे देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीजें होती हैं, हेडर होता है, पेलोड होता है और सिग्नेचर होता है। तो जब फर्स्ट टाइम सर्वर आपका ये JWT बनाता है तो वो क्या करता है, इन तीनों चीजों को क्या करता है, एनकोड करता है, और एनकोड करने के बाद आपको एक एनकोडेड स्ट्रिंग जनरेट करके देता है, और इसी एनकोडेड स्ट्रिंग को हम क्या कहते हैं, JWT टोकन। ठीक है। ये वाला काम कब होता है, जब क्लाइंट फर्स्ट टाइम डेटा पास करता है सर्वर को, और सर्वर क्या करता है, JWT टोकन बनाता है, तो वो इस प्रोसेस को फॉलो करके आपकी वो जो JWT होता है उसे बनाता है। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट टाइम जब वो JWT टोकन क्लाइंट को रिसीव हो गया, तो क्लाइंट अब आगे की जितनी भी रिक्वेस्टें करेगा उसके अंदर वो ये JWT टोकन क्या करेगा, पास करेगा। किसको पास करेगा, वेब सर्वर को पास करेगा। तो जब वो JWT टोकन वेब सर्वर को पास किया जाएगा तो वेब सर्वर अब क्या करेगा, उस JWT टोकन को डिकोड करेगा। किस तरह से, यहां पे देखो, मतलब समझो कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, दोबारा सेकंड टाइम रिक्वेस्ट भेजी किसको, सर्वर को। तो जब वो रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट सर्वर को, तो वो क्या पास करेगा, ये एनकोडेड स्ट्रिंग पास करेगा, मतलब JWT टोकन पास करेगा। तो अब सर्वर क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा, और जब सर्वर इसको डिकोड करेगा हमारे JWT को, तो डिकोड करने के बाद वो तीन चीजें जनरेट करेगा, एक हेडर हो गया, एक पेलोड हो गया और सिग्नेचर हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, JWT को यूज किया जाता है हमारी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, इसको जरा गौर से समझना। भाई देखो, हमारा यूजर होता है ना, जो हमारी वेब ऐप को क्या करता है, एक्सेस करता है, उसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजता है, और ये वेब एप्लीकेशन हमारी होती कहाँ है, बेसिकली हमारे सर्वर के ऊपर होती है। तो क्लाइंट क्या करता है, ऑथेंटिकेट करता है हमारे वेब सर्वर में, मतलब एप्लीकेशन में, मतलब कोई ना कोई डेटा पास करता है, या अगर लॉग इन कर रहा है तो फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा। तो जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है ना हमारी वेब एप्लीकेशन को वेब सर्वर को, तो वेब सर्वर वहां पे क्या करता है, उसके पास उसको तीन चीजें मिलती हैं, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, JWT आपके पास तीन चीजों से मिलके बनता है, जिसमें से ये जो हेडर है और ये जो सिग्नेचर है ना, ये तो वेब सर्वर के पास ऑलरेडी मौजूद होता है। लेकिन ये जो पेलोड है, पेलोड उसको कहां से मिलता है, क्लाइंट से मिलता है, यूजर से मिलता है। क्योंकि पेलोड के अंदर क्या होता है, पेलोड के अंदर वही डेटा होता है जो क्लाइंट हमारे वेब सर्वर को पास करना चाह रहा है। ठीक है। तो फिर वेब सर्वर क्या करता है, इन तीनों चीजों की मदद से आपकी JWT टोकन बनाता है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, इन तीनों की मदद से वो एक एनकोडेड स्ट्रिंग जनरेट करता है, और वो जो एनकोडेड स्ट्रिंग होती है वो कैसे जनरेट करता है, बेस 64 एनकोडिंग मैकेनिज्म की मदद से। और इन तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन बना के वो जो स्ट्रिंग जनरेट करता है वो वापस किसको दे देता है, हमारे क्लाइंट को दे देता है। मतलब ये जो बेस 64 एनकोडिंग है, यही इन तीनों चीजों को क्या करता है, एनकोड करता है, और रिटर्न में हमारे पास इस तरह से एनकोडेड स्ट्रिंग हमें मिल जाती है। तो यही जो एनकोडेड स्ट्रिंग है, इसी को बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, JWT टोकन। उसके बाद जब ये एनकोडेड स्ट्रिंग, मतलब जब ये JWT टोकन हमारे यूजर के पास आ जाता है, क्लाइंट के पास आ जाता है, तो क्लाइंट क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम अब जब भी वो हमारी वेब एप्लीकेशन को, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, तो वो उस रिक्वेस्ट के साथ इस JWT टोकन को क्या करेगा, पास करेगा, जिससे ये पता चलेगा कि भाई ये जो यूजर है ये एक ऑथराइज यूजर है। क्योंकि भाई देखो, वेब सर्वर को नहीं पता कि हमारे पास ये यूजर कौन है, यूजर ये JWT टोकन पास करके बताएगा कि भाई मैं ये हूं। और जब क्लाइंट JWT टोकन को पास करेगा हमारे वेब सर्वर को, वेब एप्लीकेशन को, तो वेब सर्वर वहां पे क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा। डिकोड कैसे करेगा, कि भाई यहां पे देखो कि जो एनकोडेड स्ट्रिंग है, जब वो इसको डिकोड करेगा तो उसके बाद उसको यहां पे तीन चीजें मिल जाएंगी, एक तो हेडर हो गया, पेलोड हो गया और सिग्नेचर हो गया। और फिर वो सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा कि भाई ये सिग्नेचर वही है जो मैंने असाइन किया था, जो मैंने एलोकेट किया था। ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे डिकोडिंग करना जरूरी होता है, किसको, वेब सर्वर को, जब वो क्लाइंट से अपना JWT टोकन रिसीव करता है। और ये डिकोडिंग कैसे होगी, सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया था, बेस 64 डिकोडिंग मैकेनिज्म की मदद से। अभी मैं आपको एक वेबसाइट भी बताऊंगा, ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है, जहां पे आप खुद से अपने किसी भी स्ट्रिंग को क्या कर सकते हो, एनकोड कर सकते हो और डिकोड कर सकते हो। ये अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है। फिर आगे आ जाओ।
भाई अब यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा JWT टोकन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें तीन चीजें होती हैं, हेडर, पेलोड और हमारे पास सिग्नेचर। अब मैं वन बाय वन आपको बताता हूं कि भाई हेडर क्या होता है, पेलोड क्या होता है, सिग्नेचर क्या होता है और इनकी वर्किंग क्या होती है, ठीक है, ये सारी अब मैं आपको समझाता हूं। भाई यहाँ पे देखो, ये जो एनकोडेड स्ट्रिंग है जिसको मैं अपना JWT टोकन कह रहा हूं, इसके अंदर ये जो रेड वाला पार्ट है, ठीक है, इसको मैं क्या कह रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं हेडर। और हेडर के अंदर क्या होता है, देखो हेडर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो एल्गोरिथम और दूसरा टोकन टाइप। और इसकी रिप्रेजेंटेशन किस में होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इस तरह से होती है जेसन के अंदर। और इसको डिकोड करेगा कौन, डिकोड करेगा हमारा सर्वर डिकोड करेगा। जब क्लाइंट डेटा पास करेगा, ये वाला जो JWT टोकन है, जब क्लाइंट इसको पास करेगा वेब सर्वर को, तो वेब सर्वर हेडर को इस तरह से डिकोड करेगा तो उसके पास जेसन आ जाएगी। और मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो अल्गोरिथम और दूसरा टाइप। टाइप में देखो क्या लिखा है, JWT, जिससे पता चलेगा कि भाई ये जो आपके पास JWT टोकन है वो किस टाइप का है, JWT टाइप का है, मतलब जेसॉन वेब टोकन है। और यहाँ पे जो एल्गोरिथम दिया हुआ है, ठीक है, एक एल्गोरिथम है, मशहूर एल्गोरिथम है जिसका नाम है HS256। तो ये यहाँ पे क्यों है, मतलब इसको क्यों यहाँ पे दिया गया है, इससे फायदा क्या है। भाई देखो, इसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे पढ़ो क्या कह रहा है। HS256 एल्गोरिथम इज यूज्ड टू वेरीफाई द सिग्नेचर एंड हाउ वी कैन साइन द टोकन। मतलब देखो, ये जो हेडर है ना, और इसके अंदर ये जो एल्गोरिथम पास किया हुआ है HS256 एल्गोरिथम, ये दो काम करता है। पहला काम, एक तो सिग्नेचर को वेरीफाई करता है। कौन सा सिग्नेचर, जो कि सर्वर ने पास किया होता है क्लाइंट को, और क्लाइंट आगे की रिक्वेस्ट के अंदर, सब्सीक्वेंट रिक्वेस्ट के अंदर जब इस सिग्नेचर को पास करेगा वेब सर्वर को, तो वेब सर्वर क्या करेगा, इस एल्गोरिथम की मदद से उसको वेरीफाई करेगा कि भाई क्या ये वही सिग्नेचर है जो हमने क्लाइंट को पास किया था। क्योंकि अगर सिग्नेचर सेम नहीं होगा ना, तो हमारे पास रिक्वेस्ट भी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। और फिर दूसरा काम क्या है, हाउ वी कैन साइन टोकन। मतलब ये एल्गोरिथम दो चीजें आपको बताता है, एक तो हमारा जो टोकन है उसको साइन किस तरह से किया जाएगा, और दूसरा उसका जो साइन है उसको वेरीफाई किस तरह से किया जाएगा। क्योंकि जब क्लाइंट डेटा पास करेगा वेब सर्वर को, तो वेब सर्वर उस JWT टोकन को वेरीफाई भी तो करेगा ना। तो वो वेरीफाई और जो टोकन साइन करते हैं हम, ये किसकी मदद से करते हैं, इस HS256 एल्गोरिथम की मदद से करते हैं, जो कि कहां पे पास होता है, हमारे हेडर में पास होता है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर आ जाओ आगे। अब सेकंड चीज मैं आपको बताता हूं जो कि है हमारा पेलोड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास एनकोडेड स्ट्रिंग है, इसके अंदर ये जो पर्पल वाला पार्ट है ना, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं पेलोड। और पेलोड क्या है, पेलोड हमारे पास बेसिकली वो डेटा होता है जो क्लाइंट फर्स्ट टाइम पास करता है किसको, सर्वर को। और फिर सर्वर क्या करता है, उसी पेलोड को क्या करता है, हेडर और सिग्नेचर के साथ उसका कॉम्बिनेशन बना के आपको एक JWT रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहां पे देखो, ये जो हमारे पास पर्पल वाला पार्ट है जिसको मैं पेलोड कह रहा हूं, मतलब जो हमारी एप्लीकेशन का डेटा होता है जो क्लाइंट पास करता है सर्वर को, तो जब सर्वर को पास होता है तो ये पेलोड क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, पेलोड के अंदर डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट एक लॉगिन कर रहा है, तो लॉगिन करते हुए आपको पता है ना कि वो यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा। तो वो जो उसका यूजर नेम होता है उसकी मदद से क्या होता है, उसकी जो डिटेल्स हैं, ठीक है, वो पास होती हैं। और फिर क्या होता है कि उन डिटेल्स को यहाँ पे डिकोड किया जाता है। कौन डिकोड करता है, वेब सर्वर उसको डिकोड करता है। और एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो हमारा पेलोड होता है ना, इसके अंदर हम पासवर्ड पास नहीं करते, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये जो डिकोडिंग है ये कोई भी कर सकता है। इसका मतलब कोई भी आपकी पेलोड वाली स्ट्रिंग को गेट करे और उसको डिकोड करे, तो उसको ये डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब डिकोडेड डेटा उसको मिल जाएगा। यही वजह है कि हम कभी भी अपने पेलोड के अंदर पासवर्ड वगैरह या जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो हम अपने पेलोड के अंदर नहीं रखते। देख रहे हो, पेलोड के अंदर सिंपल सी डिटेल्स है, आईडी हो गई, ठीक है, नाम हो गया उस कस्टमर का या क्लाइंट का, और फिर आई एट मतलब इशू एट, मतलब ये जो टोकन है ये इशू कब हुआ था। और देखो, ये जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं ना, ये बेसिकली टाइम है, मतलब टाइम को अगर आप नंबर में कन्वर्ट करोगे तो इस तरह की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। आई एट मतलब इशू एट के ये टोकन इशू कब हुआ था, किस टाइम पे हुआ था। और भाई देखो, इस पेलोड के अंदर हम और भी बहुत सारी डिटेल्स डाल सकते हैं, जिस तरह से एक्सपायरी टाइम, मतलब ये जो टोकन है ये एक्सपायर कब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम उसका एक ई एट का एक क्या बना सकते हैं, एट्रीब्यूट बना सकते हैं, मतलब और भी चीजें दे सकते हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पे तीन चीजें बताई हैं, सही है। तो ये जो पेलोड वाला पार्ट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर वो डेटा होता है जो कि JWT के अंदर ट्रेवल करता है क्लाइंट से सर्वर पे और सर्वर से क्लाइंट पे, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। फिर आगे आ जाओ।
तो देखो पेलोड को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ना, हमारा यूजर होता है और हमारी वेब ऐप होती है, मतलब वेब सर्वर होता है। तो जब क्लाइंट हमारे वेब एप्लीकेशन को यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, मतलब फॉर एग्जांपल जब वो लॉगिन करता है या ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करता है, तो जाहिर बात है जब वो लॉगिन करेगा तो जाहिर बात है कोई डेटा भी पास करेगा उसके साथ। तो वो डेटा हमारे पास बेसिकली पेलोड बन जाता है। मतलब जो डेटा हम यहाँ पे पास कर रहे हैं लॉगिन करते वक्त, तो वो हमारे पेलोड के अंदर जाके स्टोर होता है और फिर उसी पेलोड को एनकोड करके क्या बनाई जाती है, JWT टोकन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो पेलोड होता है ये भी बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक जेसन डेटा होता है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया, जिसके अंदर आईडी था, नेम था और वो इशू एट वाला एट्रीब्यूट था। ठीक है, सही है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो JWT स्ट्रक्चर के अंदर तीसरी चीज थी और वो क्या था, सिग्नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये जो हमारे पास स्काई ब्लू वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, सिग्नेचर होता है। ये वही सिग्नेचर है जो कि सर्वर हमारे टोकन को साइन करता है और फिर किसको प्रोवाइड कर देता है, हमारे क्लाइंट को। और फिर जब क्लाइंट नेक्स्ट टाइम अपनी सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट, मतलब आगे की रिक्वेस्ट में जब वो ये टोकन पास करेगा, तो यही सिग्नेचर क्या होता है, वेब सर्वर इसको वेरीफाई करता है। ठीक है, तो भाई देखो ये जो सिग्नेचर है ये हमारे पास बनता कैसे है भाई। यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास सिग्नेचर है, इसके ऊपर टॉप पे देखो आपको नजर आ रहा होगा एक एल्गोरिथम है। ठीक है, ये वही एल्गोरिथम है जो हेडर के अंदर हमने स्पेसिफाई किया था, कौन सा वाला, HS256 एल्गो। इसको अगर आप कंप्लीट लिखोगे तो इस तरह से होगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो आपको एक मेथड नजर आ रहा है जो कि तीन चीजें ले रहा है। एक तो देखो हेडर, उसको एनकोड कर रहा है, पेलोड उसको एनकोड कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे देखो आपको एक सीक्रेट की नजर आ रही होगी। मतलब इन तीनों चीजों की मदद से क्या बनता है, आपका एक सिग्नेचर बनता है। और इस सिग्नेचर कौन बनाता है, आपका वेब सर्वर बनाता है। क्यों बनाता है, ताकि जो टोकन है इसकी सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए, ताकि इस टोकन को, इस JWT टोकन को ट्रस्ट वर्दी बनाया जाए। क्योंकि भाई देखो अगर सर्वर हमारे JWT टोकन को साइन नहीं करेगा तो होगा क्या कि वो जो हमारे पास JWT टोकन है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होगी, मतलब वो ट्रस्ट करने के लायक नहीं होगा, क्योंकि वो सिक्योर नहीं होगा। तो सिक्योर बनाने के लिए, उसको ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सर्वर होता है ये हमारे पास एक सिग्नेचर क्रिएट करता है। सिग्नेचर कैसे क्रिएट करता है, जो आपका हेडर है, पेलोड है, और तीसरी चीज एक सीक्रेट की होती है। ये जो आपको नजर आ रहा है योर 256 बिट सीक्रेट, ये एक सीक्रेट की होती है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से वो क्या करता है, एक सिग्नेचर बनाता है और उस सिग्नेचर को साइन कर देता है आपके JWT टोकन के साथ। ठीक है, ठीक है, तो इसी सिग्नेचर को थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो सिग्नेचर के बारे में थोड़ा और मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको। यहाँ पे देखो ये जो हमारा सिग्नेचर होता है ये बनता कैसे है, ये दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो हमारा हेडर होता है और दूसरा हमारा पेलोड होता है। मतलब हेडर और पेलोड को एनकोड करके हमारा क्या होता है, एक वो एनकोडेड स्ट्रिंग बनता है, JWT बनता है। तो जब हेडर और पेलोड को एनकोड कर दिया जाता है तो होता क्या है, हमारे पास वहां पे एक सिग्नेचर भी क्रिएट किया जाता है। सीक्रेट की मदद से वेब सर्वर क्या करता है, एक सिग्नेचर क्रिएट करता है और उसे भी फिर एनकोड कर देता है। वो जो आपको स्काई ब्लू में नजर आ रहा था ना, वो जो स्ट्रिंग होता है वो बेसिकली हमारा सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिग्नेचर क्रिएट हुआ, वो कुछ इस तरह का यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब ये हमारा सिग्नेचर है जो कि किन से बना है, हेडर, पेलोड और वो जो सीक्रेट की होती है उससे मिलके ये वाला हमारे पास एनकोडेड स्ट्रिंग बना है, मतलब सिर्फ सिग्नेचर बना है। ठीक है, तो भाई अब जरा एक कॉन्सेप्ट समझना। देखो ये जो सिग्नेचर है ये सर्वर ने बना के किसको पास कर दिया, क्लाइंट को पास कर दिया JWT टोकन के अंदर। अब अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर को, और सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हुए वो क्या करता है, हमारे हेडर और पेलोड को टेम्पर करता है। टेम्पर मतलब हमारा जो हेडर है और उसके पेलोड के साथ छेड़खानी करता है। छेड़खानी किस तरह कि भाई अगर वो हमारे हेडर को और पेलोड के अंदर कुछ चेंजिंग करता है, कुछ एडिटिंग करता है, जिस तरह हेडर के अंदर फॉर एग्जांपल उसने कोई डेटा चेंज कर दिया या पेलोड के अंदर कुछ डेटा उसने चेंज कर दिया, तो अगर वो डेटा चेंज करेगा, एडिट करेगा, तो क्या होगा कि ये वाला जो सिग्नेचर है ना वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो सिग्नेचर असाइन हुआ था वो हेडर और पेलोड के अकॉर्डिंग हुआ था, लेकिन अगर क्लाइंट ने हेडर और पेलोड के अंदर कुछ चेंजिंग कर ली तो ये वाला जो आपके पास सिग्नेचर है ना ये खारिज हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसकी जगह वेब सर्वर क्या करेगा, एक दूसरा, एक अपडेटेड सिग्नेचर यहां पे क्या करेगा, बनाएगा। और ये जो अपडेटेड सिग्नेचर होगा वो हमारे हेडर और पेलोड के साथ मैच ही नहीं करेगा। तो जब मैच ही नहीं करेगा तो रिक्वेस्ट हमारी वहां पे क्या हो जाएगी, उसकी प्रोसेसिंग फेल हो जाएगी।
ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूं। ठीक है, तो अब मैं आपको ना इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेमो देता हूं। ठीक है, एक वेबसाइट है, उसको एक्सेस करते हैं और ये जो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, हेडर, पेलोड, सिग्नेचर, इनके साथ थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं अपने गूगल में आ गया हूँ और गूगल पे आपने सिंपल लिखना है jwt.io। ठीक है, और यहाँ पे आके एंटर करना है और पहली पहली वेबसाइट आपको यहाँ पे नजर आएगी जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जेसन वेब टोकन्स की। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये JWT की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे आके अगर कुछ पढ़ना चाहो, कुछ सीखना चाहो तो यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ना इनका एक बहुत अच्छा फीचर है जिसको हम कहते हैं डीबगर। ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है डीबगर। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी वो जो JWT टोकन होता है ना उसके साथ खेल सकते हैं। किस तरह से खेल सकते हैं कि भाई वो जो एनकोडेड स्ट्रिंग है उसको डिकोड कर सकते हैं और डिकोड करने के बाद उसका जो डेटा है वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ये देखो, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये देखो टॉप पे एल्गोरिथम कौन सा यूज हो रहा है, HS256। ठीक है, और नीचे करता हूँ तो ये देखो, ये आपको लेफ्ट साइड पे वो एनकोडेड स्ट्रिंग नजर आ रही है जिसको मैं कह रहा हूँ JWT टोकन। तो लेफ्ट साइड में जब आप कोई भी JWT यहाँ पे पास करोगे तो राइट साइड पे देखो वो आपको इसको डिकोड करके देगा। ठीक है, डिकोड करके देगा। देखो हेडर दिखा रहा है आपको यहाँ पे और फिर उसका पेलोड दिखा रहा है आपको यहाँ पे और फिर देखो उसका सिग्नेचर है। ठीक है, वही चीज जो अभी मैंने आपको स्लाइड में बताई। ठीक है, मतलब ये जो रेड पोर्शन है देखो, ये हेडर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्पल वाला पेलोड को, और ये जो स्काई ब्लू है ये आपको यहाँ पे देखो सिग्नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर आप अपने हेडर में और पेलोड के अंदर कोई भी चेंजिंग करते हो, मतलब उसको टेम्पर करने की कोशिश करते हो, तो आपका सिग्नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब सिग्नेचर चेंज हो जाएगा और जब वेब सर्वर उस सिग्नेचर को, उस टोकन के सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा तो उसे एक डिफरेंट सिग्नेचर मिलेगा। तो जब डिफरेंट सिग्नेचर मिलेगा तो वो उस रिक्वेस्ट को मैच ही नहीं कर पाएगा और आपको रिसोर्स का एक्सेस नहीं देगा। जिस तरह यहाँ पे देखो, अभी आप देखो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। किसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो हमारा सिग्नेचर है स्काई ब्लू कलर में। ठीक है, तो अभी आप देखो इसका सिग्नेचर किस तरह से दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो पेलोड के अंदर कुछ चेंजिंग कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जॉन डो को हटाता हूँ और इसकी जगह अपना नाम डाल देता हूँ, तो जैसे ही मैं अपना नाम डालूंगा ना तो आप यहाँ पे देखना कि ये जो सिग्नेचर है ना स्काई ब्लू कलर में, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आदिल। ठीक है, तो ये देखो जैसे ही मैंने आदिल लिखा यहाँ पे तो देखो ये वाला पार्ट आपके पास क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर आप इसके अंदर कोई चेंजिंग कर दोगे तो वेब सर्वर को पता चल जाएगा कि भाई ये जो JWT टोकन है ये ऑथेंटिक नहीं है, मतलब इसके अंदर कुछ टेम्परिंग की गई है। तो अगर आप टेम्परिंग करोगे तो जो आपकी रिक्वेस्ट है ना क्लाइंट से सर्वर की तरफ, वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो आप समझ लो कि जो सिग्नेचर है ना, यही आप समझ लो कि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसका, JWT टोकन का, जो कि इसकी क्या बढ़ाता है, सिक्योरिटी को बढ़ाता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा भाई, एक और वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एनकोडिंग और डिकोडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। यहां पे मैं अपने गूगल पे यहाँ पे लिख देता हूं क्रिप्टी। ठीक है, आपने क्या लिखना है, क्रिप्टी विद डबल आई। ठीक है, एंटर करना है। ठीक है, देखो पहला पहला लिंक आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आप आ जाओ। देखो आपको नजर आ रहा होगा टेक्स्ट टू बेस 64। ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट हमें उसी लिंक के ऊपर ले जाएगा, उसी पेज के ऊपर ले जाएगा जहां पे हम क्या कर सकते हैं, एनकोड और डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको सिंपल टेक्स्ट नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो उसको एनकोड करके दिखा रहा है यहाँ राइट हैंड साइड पे, देख रहे हो, और बीच में देखो यहाँ पे एनकोड के ऊपर चेक हुआ हुआ है और कौन सा मैकेनिज्म यूज हो रहा है यहाँ पे, बेस 64। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये पेलोड है ना, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, इस पेलोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसको मैं यहाँ पास करता हूँ। कहाँ पे, ये जो हमारा टेक्स्ट है ना यहाँ पे पास करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने पास किया, इसने मुझे उसका एनकोडेड स्ट्रिंग जनरेट करके दे दिया। ठीक है, देख रहे हो, इसका मतलब कोई भी यहाँ पे क्या कर सकता है, इसको एनकोड कर सकता है। और अगर इसको डिकोड करके दिखाऊं तो देखो यही वाला मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं डिकोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने अपनी ये एनकोडेड स्ट्रिंग को डिकोड करना चाहा तो मैंने यहाँ पे ये एनकोडेड स्ट्रिंग पास की, उसने इसको डिकोड करके यहाँ पे देखो इस तरह से हमें ये डेटा रिटर्न करके दे दिया। ठीक है, तो ये दो वेबसाइट है, एक crypti.com, ये वाला लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और यहाँ पे देखो ये जो JWT है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने JWT के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मतलब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हम अपनी JWT का पेलोड होता है ना, इसके अंदर कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं रखते, क्योंकि इसको कोई भी डिकोड कर सकता है। मतलब जिसके हाथ में भी आपकी JWT टोकन लग जाएगा तो वो क्या कर सकता है, आपके JWT टोकन को डिकोड कर सकता है, तो उसको पेलोड भी नजर आ जाएगा और हेडर भी नजर आ जाएगा। लेकिन सिग्नेचर जो है वो आपके पास क्या होता है, हाई सिक्योरिटी के अंदर होता है।
इसका मतलब वो पेलोड और हेडर के अंदर तो टेम्परिंग कर सकता है, लेकिन सिग्नेचर को टेम्पर नहीं कर सकता, क्योंकि सिग्नेचर बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वेब सर्वर की। और वेब सर्वर वहां पे एक सीक्रेट की को यूज करता है, और उस सीक्रेट की जो नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ वेब सर्वर को होती है। मतलब वो जो सीक्रेट की इंफॉर्मेशन है वो किसी हैकर को या किसी टेम्पर को नहीं मिल सकती, क्योंकि वो सिक्योर होती है और उसकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ किसको होती है? वेब सर्वर को। ठीक है, तो इसलिए आपके पास सिग्नेचर क्या करता है? आपके JWT को सिक्योर बनाता है, ऑथेंटिक बनाता है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, तो अब आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको वेबसाइट पे। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जो यहाँ पे हेडर होता है और पेलोड होता है, ये दोनों क्या होते हैं? विजिबल होते हैं। विजिबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनको इजीली हम क्या कर सकते हैं? डिकोड कर सकते हैं। मतलब कोई भी बंदा जिसके हाथ में आपकी JWT लग जाती है, तो वो इजीली आपका हेडर और पेलोड को क्या कर सकता है? विजिबल कर सकता है, डिकोड कर सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें सिग्नेचर की, जो कि इस स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमारी JWT को सिक्योर बनाता है, तो ये जो सिग्नेचर है वो हमारे पास कौन बनाता है? हमारा सर्वर बनाता है। और कैसे बनाता है? हेडर और पेलोड की मदद से बनाता है, और हेडर और पेलोड के साथ साथ उसके पास एक सीक्रेट की होती है, उसकी मदद से वो आपका ये JWT टोकन बनाता है। और ये जो सीक्रेट की है ना, इसकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ हमारे सर्वर को होती है। यही वजह है कि जो सर्वर है ना, ये जो सिग्नेचर बनाता है, किसकी मदद से? हेडर और पेलोड की मदद से। तो ये जो सिग्नेचर होता है ना, जो सर्वर बनाता है, वो स्टिक हो जाता है आपके हेडर और पेलोड के साथ। यही वजह है कि जब आप हेडर और पेलोड के अंदर कुछ चेंजिंग करते हो तो आपका सिग्नेचर भी चेंज हो जाता है। और जब सिग्नेचर चेंज होगा तो आपके पास क्या होगा? मैचिंग नहीं होगी। मैचिंग नहीं होगी तो वो जो रिक्वेस्ट है जो आप कर रहे हो वेब सर्वर को, वो फेल हो जाएगी। और ये जो सीक्रेट की है, इसी की वजह से आप समझ लो कि जो आपका सिग्नेचर होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो आपकी JWT को टेम्पर होने से रोकता है। क्योंकि ये जो सीक्रेट की होती है ना, ये विजिबल नहीं होती, इसकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ सर्वर को ही होती है। और सिर्फ इसी की वजह से हमारा जो JWT टोकन है वो क्या हो जाता है? सिक्योर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, देखो ये हमारा सिग्नेचर है ना, और मैंने क्या बताया कि सिग्नेचर हमारे पास हेडर पेलोड की मदद से बनता है और एक सीक्रेट की होती है उसकी मदद से बनता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो हेडर है ये कौन से मेथड के अंदर है? एनकोड मेथड के अंदर है। और भाई देखो, एक बात बताता जाऊं कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सबके अंदर आपके पास JWT से रिलेटेड लाइब्रेरीज मेथड्स मौजूद है। मतलब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, उसके अंदर आपको JWT के साथ वर्किंग के लिए लाइब्रेरीज इजीली अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पे देखो, ये जो मैं एल्गोरिथम यूज कर रहा हूं, ठीक है, मतलब सिग्नेचर बनाने का एक एल्गोरिथम है, जिसके अंदर सबसे पहले वो क्या कर रहा है? हमारे हेडर को एनकोड कर रहा है। तो जब हेडर हमारा एनकोड होगा, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। मतलब पहले हेडर एनकोड हुआ तो ये रेड कलर में जो आपको स्ट्रिंग नजर आ रही है ये जनरेट हो गई। उसके बाद देखो पेलोड है, पेलोड को उसने एनकोड किया तो पेलोड की स्ट्रिंग यहाँ पे जनरेट हो गई। और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखो सीक्रेट की है, जिसकी मदद से आपकी ये जो सिग्नेचर है वो क्रिएट होती है। तो ये तीनों चीजें आप समझ लो कि ये वाला जो एल्गोरिथम है ये आपको बना के दे रहा है। मतलब ये जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है वो आप समझ लो कि इस एल्गोरिथम की मदद से बन रही है। और ये जो सिग्नेचर है ये आपके पास इस सीक्रेट की मदद से बन रहा है। और मैंने क्या बताया था कि इस सीक्रेट की नॉलेज सिर्फ और सिर्फ किसको होती है? सर्वर को होती है। और यही वजह है कि हमारी सीक्रेट की को, हमारे साइन को कोई चेंज नहीं कर सकता, टेम्पर नहीं कर सकता। तो इस फिगर को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो अब देखो, मैंने आपको जितनी भी चीजें यहाँ पे समझाई हैं, अब उसको लेके चलते हैं एक फाइनल फेज में, और इसका मैं एक पूरा फाइनल ओवरव्यू, एक फाइनल फ्लो आपको समझाता हूं, और उसके बाद हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, हमारे पास ये हमारा क्लाइंट है जो कि हमारे सर्वर को क्या करता है? एक्सेस करता है, जहां पे हमारी एप्लीकेशन होती है। तो क्लाइंट क्या करता है? यहाँ पे अपने वेब सर्वर के अंदर ऑथेंटिकेट होता है, मतलब कुछ डेटा पास करता है। तो देखो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ कि क्लाइंट फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या करता है, जब ऑथेंटिकेट करता है तो फर्स्ट स्टेप में वो क्या करता है? अपनी यूजर आइडेंटिटी पास करता है। मतलब जिस तरह से लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करता है? सर्वर उसको ऑथेंटिकेट करता है, मतलब जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट करता है। उसके बाद सर्वर क्या करता है? उसका JWT टोकन क्रिएट करता है। अब भाई देखो, यहाँ पे एक मैं कंफ्यूजन आपकी दूर करने वाला हूं, तो इसको जरा गौर से समझना। बहुत सारे हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें लगता है कि ये जो JWT है वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज की जाती है। लेकिन अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो वो ये है कि हमारे पास ये जो JWT है वो ऑथराइजेशन के लिए यूज की जाती है।
क्योंकि यहां पे देखो कि JWT तो तब बनेगी ना जब हमारी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब यहां पे देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर यूजर ने जब आइडेंटिटी पास की किसको, हमारे वेब सर्वर को, तो वेब सर्वर डेटाबेस से चेक करेगा कि भाई क्या ये जो यूजर है वो वैलिड है, मतलब ऑथेंटिक यूजर है। ऑथेंटिक यूजर है तो क्या होगा, हमारे पास उसकी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हमारी JWT क्रिएट करेगा कौन, हमारा सर्वर। और JWT क्यों क्रिएट करेगा, क्योंकि JWT यहां पे रिटर्न हो जाएगी किसको, हमारे क्लाइंट को। मतलब फोर्थ स्टेप के अंदर हमारी जो JWT है वो क्लाइंट को रिटर्न हो जाएगी, ताकि क्लाइंट फर्दर रिक्वेस्ट के अंदर ये बता सके सर्वर को कि भाई मैं क्या हूं, एक ऑथराइज यूजर हूं। लेकिन भाई आपको याद होगा जब मैंने JWT का टॉपिक शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो JWT है ये हम दोनों चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए भी और ऑथराइजेशन के लिए भी। ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने क्यों कहा था, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि भाई यहां पे देखो ये जो JWT के बनने का जो प्रोसेस होता है ना, वो कब स्टार्ट होता है, जब ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब ये जो JWT है ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ऑथेंटिकेशन के ऊपर। मतलब जब तक ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक JWT क्रिएट नहीं होगा। तो ये जो JWT है ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ऑथेंटिकेशन के ऊपर। यही वजह है कि मैंने शुरू में जब आपको JWT समझाई थी तो वहां पे एक पॉइंट था कि JWT हम ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो JWT यूज की जाती है ना वो बेसिकली ऑथराइजेशन के लिए यूज की जाती है। ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो यहां तक आपको ये 4 स्टेप समझ में आए कि फर्स्ट टाइम क्लाइंट क्या करेगा, अपनी आइडेंटिटी पास करेगा सर्वर को, सर्वर उसे ऑथेंटिकेट करेगा और ऑथेंटिकेशन के बाद वो JWT क्रिएट करेगा और JWT टोकन वापस किसको पास कर देगा, फोर्थ स्टेप के अंदर क्लाइंट को पास कर देगा। तो क्लाइंट क्या करेगा, उसको फिफ्थ स्टेप के अंदर वो जो JWT है उसको सेव करेगा। अब JWT को सेव करने के लिए दो तरीके हैं क्लाइंट के पास। एक तो तरीका यह है कि वो उसे अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर ले, या दूसरा वो जो ब्राउजर के अंदर हमारे पास कुकीज होती है ना वो उसके अंदर भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो जब स्टोर कर ली उसके बाद जब क्लाइंट हमारा सेकंड टाइम रिक्वेस्ट करेगा, किसको रिक्वेस्ट करेगा, हमारी वेब एप्लीकेशन को, हमारे सर्वर को, तो उस टाइम वो क्या करेगा, JWT अपनी रिक्वेस्ट के साथ पास करेगा किसको, वेब सर्वर को। और भाई देखो वो जो JWT पास करेगा ना क्लाइंट हमारे सर्वर को, वो कैसे पास करेगा, HTTP हेडर के अंदर हमारी JWT को रख कर वो क्या करेगा, क्लाइंट हमारे सर्वर को डेटा पास करेगा। तो जब ये JWT क्लाइंट से सर्वर को पास हो जाएगी तो अब लास्ट स्टेप के अंदर सर्वर क्या करेगा, इस सिग्नेचर को, मतलब जो JWT का सिग्नेचर है उसको क्या करेगा, वैलिडेट करेगा, चेक करेगा। और अगर वैलिडेट हो जाएगी सक्सेसफुली तो जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था रिसोर्स, वो रिसोर्स सर्वर उसे रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहां पे ये जो लास्ट में हमारे जो सिग्नेचर वैलिडेट होता है ना, इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। यहां पे आ जाओ, ये देखो समझो ये हमारी JWT टोकन है जो कि डॉट से सेपरेटेड है। इसके अंदर देखो जो पहला पार्ट है ये हेडर है, दूसरा पार्ट हमारे पास पेलोड है और तीसरा हमारे पास सिग्नेचर है। तो जब सर्वर हमारे सिग्नेचर को वैलिडेट करेगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा, हमारे हेडर को डिकोड करेगा बेस 64 की मदद से, और डिकोड होने के बाद उसे हेडर मिल जाएगा। फिर सेम इसी तरह वो हमारे पेलोड को क्या करेगा, डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद पेलोड का डेटा उसे मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद ये जो हमारे पास हेडर, पेलोड और सिग्नेचर है ना, इसमें से ये जो दो पोर्शन है, कौन से वाले, हेडर और पेलोड, इन दोनों के साथ जो हमारा सिग्नेचर था, ठीक है, वो उसको कंप्यूट करेगा, चेक करेगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो सिग्नेचर बनता है वो हेडर और पेलोड की मदद से बनता है। तो जब उसे इन दी एंड वैलिडेट करेगा हमारा सर्वर, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई जो हेडर और पेलोड है उसको कौन सा सिग्नेचर असाइन हुआ था, और जो सिग्नेचर असाइन हुआ था उसके साथ सीक्रेट की कौन सी थी। तो फिर वो क्या करेगा, उस सिग्नेचर को मैच करेगा हमारे इस साइन के साथ, मतलब कंपेयर करेगा कि भाई जो साइन मैंने क्लाइंट को अलॉट किया था क्या ये वही साइन है जो कि रिक्वेस्ट में आया है। तो जब वो उसे कंपेयर करेगा और अगर कंपेयर हो जाएगा सक्सेसफुली तो आपको वो रिसोर्स एक्सेस करने देगा। लेकिन अगर कंपेयर नहीं हुआ, मैचिंग के अंदर कोई 19-20 का भी फर्क आया, तो क्या होगा, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फेल हो जाएगी। और ये सारा काम कब होता है, वो 7th स्टेप के अंदर जब आपके सिग्नेचर को वैलिडेट किया जाता है, चेक किया जाता है, ठीक हो गया। तो ये था इसका फाइनल फ्लो, और जितनी भी चीजें थी मैंने कंप्लीट कोशिश की है कि आपको मैं यहाँ पे समझा सकूं। और अब आपने लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना है कि जो JWT का कॉन्सेप्ट है, ये जो भी मैंने आपको डायग्राम समझाई, एग्जाम्पल समझाई, थियरी समझाई,
तो अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि मैं इसका प्रैक्टिकल कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करूं, सी शार्प में करूं, जावा में करूं, पाइथन में करूं, या और कोई लैंग्वेज है जिसके अंदर आप ये JWT सीखना चाह रहे हो प्रैक्टिकली। तो मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से मैं JWT को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है आपके सर ऑलराउंडर हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल के ऊपर मैं लेके आने वाला हूं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।